आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कनाडा में मंदिर में होने वाली पुरतशद्दुद झड़पों पर कनेडियन हुकूमत पर सख्त एतराज किया जाहिर। कहा कि कनाडा में भारतीय सिफारतकारों की निगरानी किसी भी सूरत में नाकाबिल कबूल। जम्मू कश्मीर असेंबली में आर्टिकल 370 को हटाने से मुतालिक तजवीज पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान हाथापाई। बीजेपी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर मुल्क को तोड़ने की साजिश का लगाया इल्जाम। इंसदाद दहशतगर्दी कॉन्फ्रेंस में वजीर दाखिला ने दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के अज़्म का किया यादा। अमित शाह ने कहा कि पिछली दहाई में भारत के अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ बनाया गया है एक मजबूत माहौलियाती निज़ाम। कर्नाटक के दौरे पर जेपीसी के सदर जगदम्बिका पाल बीजापुर में वक्फ बोर्ड के खिलाफ शिकायत करने वाले किसानों से की मुलाकात। और छठ त्यौहार मनाकर वापस आने वाले मुसाफिरों के लिए रेलवे की पहल। जुमे से चलाई जाएंगी 164 खुसूसी ट्रेनें। मुसाफिरीन का सफर है बनेगा आरामदेह। और अब खबरें तफसील से। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कनाडा के शहर ब्रैम्पटन में मंदिर में होने वाली पुरतशद्दुद झड़पों पर कनेडियन हुकूमत पर सख्त एतराज जाहिर किया है। उन्होंने कनेडियन हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुल्जिमान के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए। You have seen our comments that we made. We condemned the attack on the temple in Brampton, and we also called upon the Canadian government to uphold rule of law and to bring to justice people who perpetrated the violence. We hope that the Canadian government will take due action. और वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि कनाडा में हिंदुस्तानी सिफारतकारों की निगरानी पर सख्त एतराज जाहिर किया है और ये कहा कि ये किसी भी सूरत में नाकाबिल कबूल है। Kind of things that we've seen attacking Indian diplomats, threatening, intimidating, harassing Indian diplomats. I was myself based in New York, so there also I have had a close engagement on these issues. So I would say yes, the threats have increased. Surveillance, we talked about surveillance in my last engagement, that surveillance, Indian diplomats are put under surveillance, which is totally unacceptable. The External Affairs Minister also has spoken about it. We had also taken up the matter very strongly with the Canadian side on it. ट्रंप के अमेरिकी सदर मुंतखब होने पर वजारत खारजा ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद गहरे हुए हैं और अवाम के मफादात को मद्देनजर रखते हुए दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। India-US partnership is a very special and a multifaceted partnership. Our Prime Minister spoke to President Trump yesterday. Before that, he also sent a message on X post congratulating him on his historic election victory. As fellow democracy, India celebrates this expression of people's mandate in the United States. Prime Minister conveyed to President-elect that we look forward to working very closely, as he had done with him earlier as well, closely to further strengthen India-US comprehensive global and strategic partnership. भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए वन रैंक वन पेंशन के निफाज के 10 साल मुकम्मल हो गए हैं और इस मौके पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि इसी दिन वन रैंक वन पेंशन नाफिज किया गया था। ये हमारे साबिक फौजियों की हिम्मत और कुर्बानी को खराजे तहसीन था जिन्होंने हमारी कौम की हिफाजत के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी। वन रैंक वन पेंशन को नाफिज करने का फैसला उस देरीना मुतालबे को पूरा करने और हमारे हीरोज के तई कौम की शुक्रगुजारी की तौसीक की सिमत एक अहम कदम था। आप सबको खुशी होगी कि गुज़िश्ता दहाई के दौरान लाखों पेंशनर्स और पेंशनर्स के खानदानों ने इस तारीखी इक़दाम से फ़ायदा उठाया है।
OROP हमारी मुसल्लह अफवाज की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत के अज़्म की अक्कासी करता है। हम हमेशा अपनी मुसल्लह अफवाज को मजबूत करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे और उन लोगों की फलाह बहबूद को आगे बढ़ाएंगे जो हमारी खिदमत करते हैं। वन रैंक वन पेंशन हुकूमत हिंद की एक पहल है जो रिटायर्ड डिफेंस एहलकारों के लिए एक वरदान साबित हुई है और इस स्कीम के तहत मुसल्लह अफवाज के रिटायर्ड एहलकारों को एक ही रैंक और एक सर्विस की मुद्दत के साथ यकसा पेंशन दी जाती है। और इस स्कीम से मुस्तफीद होने वालों का कहना है कि इस स्कीम से उनके खानदानों को मजीद माली मदद मिली है और इसके साथ ही नायब सूबेदार के ओहदे से रिटायर्ड राजेंद्र बढ़ानिया और इस स्कीम से फायदा उठाने वाले शहीद कमन राज सिंह की अहलिया सुमन कमल ने कहा है कि ये स्कीम रिटायर्ड दिफाई एहलकारों के लिए बहुत मुफीद है। सबको मिलना चाहिए। मैं मेरा नहीं बोल रही हूँ कि मेरे कोई मिलनी चाहिए, मेरी बहनें काफी है, मेरे जैसे सबको बराबर मिलना चाहिए। वन रैंक वन पेंशन के बारे में बताना चाहूँगा कि जो प्रधानमंत्री जी ने ये स्कीम चलाई है बहुत अच्छी स्कीम है। इसका जवानों को और उनके फैमिलीज बच्चों को भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि वन रैंक वन पेंशन है वो अपने नाम से अंडरस्टूड है। वन रैंक का मतलब हो गया कि जिस रैंक में जो बंदा पेंशन आ रहा है, आ जाए चाहे आज के 15 साल पहले आए, उसके समान पेंशन होनी चाहिए। तो इसी को लेकर ये स्कीम है। मरकजी हुकूमत की जानिब से वन रैंक वन पेंशन के निफाज के बाद फौज से रिटायर होने वाले लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। प्रयागराज में फौज से रिटायर होने वाले लोगों ने स्कीम के निफाज पर खुशी का इजहार किया और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। डीडी न्यूज के साथ बातचीत में मुस्तफीद होने वालों ने हुकूमत की इस स्कीम का खैर मकदम किया। प्रयागराज में 35,000 भूतपूर्व सैनिक हैं, सभी लोग खुश हैं। वन रैंक वन पेंशन बहुत ही अच्छी योजना थी जिसका जो है सभी पूर्व सैनिक अपने तहे दिल से समर्थन करते हैं और सरकार जो है इससे और बढ़िया से जो है हमारे को जो है इससे बहुत फ़ायदा मिला है। सरकार की ये वन रैंक वन पेंशन वाली योजना पे सारे फौजी पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। वन रैंक वन पेंशन लागू हुआ है, इसमें हम सरकार से पूरी तरह से संतुष्ट है। वो सेना के अंदर बहुत खुशी का माहौल है और इसका भरपूर लाभ हमें मिल रहा है। इतने दिन से पेंडिंग में पड़ा हुआ था, 2014 से लागू हुआ, फिर 19 में लागू हुआ। इस बार तो इतना बेहतर हुआ कि कम से कम जब उसका टाइम था, समय था, उसी समय लागू हो गया और उसका एरियर भी जो भी जिसका जितना बना उसी समय दे दिया गया। तो इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं इस वन रैंक वन पेंशन को काफ़ी दिनों से सुन रहा हूँ, चर्चाओं में है, लेकिन इसमें कुछ एक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन इस सरकार के द्वारा हमारे सारे पुराने जो वन रैंक वन पेंशन की जो नियमित थे, जो लोगों ने मांगा था, उसको उन्होंने पूरा किया। हम इस चीज़ से खुश हैं और आगे भी इनसे उम्मीद करते हैं कि जो सैनिकों की जो ऐसी डिमांडें होंगी उनको मानेंगे ये, और इनके काम से हम बहुत अच्छी तरीके से खुश हैं। मरकजी काबीना ने प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। आगरा में तलबा और वालिदैन ने मरकजी हुकूमत के इस इक़दाम की तारीफ करते हुए खुशी का इजहार किया है। तलबा का कहना है कि अब पैसे की कमी उनके ख्वाबों की राह में हाइल नहीं होगी। हम लोग पहले लोन लेते थे और काफ़ी इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ता था अपनी स्टडीज़ के लिए, तो अब हमें वो नहीं करना पड़ेगा। उसके द्वारा हम अपने फ्यूचर को अच्छे से बना सकते हैं। जो हम बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। डॉक्टर, IIT, नीट वगैरह की हम तैयारी कर सकते हैं। पढ़ नहीं पाते थे एजुकेशन, वो हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। उन्होंने जो लोन दिया है 10 लाख तक का, उससे हमारी पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी, जिससे कि हम जो आगे करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। इस योजना की शुरुआत करने से हम अपने बच्चों को गारंटर मुक्त लोन भी ले सकेंगे और उनको हायर एजुकेशन भी दिला सकेंगे। साथ ही साथ हमें किसी और दूसरे पर्सन से लोन या ऋण लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम एक हायर पोजीशन पर पहुंचने का एक सपना भी देख सकेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आगे भी ऐसी योजनाएं लाते रहें, जिससे हम पेरेंट्स अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमको कोई सोच विचार नहीं करना पड़े। हम जैसे गरीब लोग जो पहले कभी अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, जहां हमें 10 लाख रुपए बिना किसी गारंटर के मिल जाएंगे और बिना ब्याज के मिलेंगे, तो यह इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में NIA की मुनक़दा इंसदाद दहशतगर्दी कॉन्फ्रेंस 2024 के इफ्तिताई इजलास में शिरकत की। ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस पर
और इंसदादी दहशतगर्दी की तहकीकात में कानूनी फ्रेमवर्क में तब्दीली, तजर्बात और बेहतरीन तरीकों का इश्तराक, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज से मुतालिक चैलेंजेस और मौक़े, बैनुल-अक़वामी कानूनी ताउन वगैरह जैसे अहम मामलात पर तवज्जो मरकूज करती है। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर दाखिला ने उन हीरोज़ को खराज अक़ीदत पेश किया जिन्होंने मुल्क की अंदरूनी सलामती और सरहदों की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। सेशन से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि नरेंद्र मोदी के मुल्क के वज़ीर आज़म बनने के 10 साल के अंदर हुकूमत हिंद ने दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस हिकमत अमली अपनाई, जिसकी बदौलत दहशतगर्दी के खिलाफ उनके जीरो टॉलरेंस के नारे को आज न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया ने कबूल किया है। मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद आतंकवाद के खिलाफ एक ठोस रणनीति लेकर भारत सरकार चली है। मोदी जी का एक घोष वाक्य जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, ये न केवल भारत समग्र विश्व ने आज स्वीकार किया है और ये 10 साल के अंदर भारत के अंदर टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की एक मजबूत इकोसिस्टम खड़ी हुई है। हालांकि बहुत कुछ करना बाकी है, परंतु 10 साल के काम का विहंगावलोकन करें तो संतोषजनक चित्र इस 10 साल में हमारे सामने खड़ा हुआ है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने दहशतगर्दी को रोकने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। अमित शाह ने कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में 70% कमी आई है। 2006 से 13 और 14 से 21 आतंकवादी घटनाओं का हिसाब किताब करें तो 70% की कमी आतंकवादी घटनाओं में दिखाई पड़ी है और ये जो 30% भी है इसमें पुलिस एक्शन को भी, आतंकवादियों के साथ जो मुठभेड़ होती है इसको भी शामिल किया गया है। इसका मतलब ढेर सारा हमने आतंकवाद की प्रवृत्ति को रोकने में सफलता पाई है। आतंकवादियों की सेल्फ लाइफ में भी कमी आई है, जो पहले 2 साल तक थी, अब कुछ दिनों तक इसको सीमित करने में हम सफल रहे हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली में आज आर्टिकल 370 की बहाली की तजवीज़ पर जबरदस्त हंगामा हुआ। बीजेपी मेंबरान असेंबली ने इस तजवीज़ की मुखालिफत की है। आज ऐवान में उस वक्त हंगामा राई हुई कि जब इंजीनियर्स रशीद के भाई और MLA खुर्शीद अहमद शेख ने आर्टिकल 370 का बैनर दिखाया और इस पर अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने एतराज़ किया, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई कुछ देर के लिए मुलतवी करनी पड़ी और कल ही आर्टिकल 370 की बहाली की तजवीज़ पास की गई थी। बीजेपी लीडर स्मृति ईरानी ने इल्जाम लगाया है कि इंडी गठबंधन जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तानी आइन का गला घोटने की हिमाकत कर रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंडी गठबंधन की तरफ से मंजूर की गई करारदाद हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ है और कहा कि एक मुंतखब हुकूमत भारत को मुत्तहद करने के बजाय तोड़ने के सबूत दे रही है। स्मृति ईरानी ने कहा कि आर्टिकल 370 बहाल नहीं होगा। लोकतांत्रिक ढांचे के माध्यम से एक चुनी हुई सरकार विकास के मुद्दों पर काम करने की बजाय, भारत को जोड़ने की बजाय भारत को तोड़ने का प्रमाण दे रही है। मैं इंडिया अलायंस के सभी नेताओं को, देश के नागरिकों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से आश्वस्त करना चाहती हूं कि संसद द्वारा पारित धारा 370 पुनर्स्थापित नहीं होगा। स्मृति ईरानी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद दहशतगर्दी के वाकयात में 70% कमी आई है। कल का रेजोल्यूशन कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेताओं का टैक्टिकल समर्थन दिखाता है उग्रवाद और आतंकवाद के समर्थन में। यह भारत में हर नागरिक को ज्ञात है कि धारा 370 हटने के बाद नागरिकों की मृत्यु में 80% की गिरावट हुई। यह हर हिंदुस्तानी को ज्ञात है
कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 70% की कमी हुई। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल आज कर्नाटक में हैं। वक्फ बोर्ड के जारी तनाज़े के दरमियान उन्होंने कर्नाटक का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने शुमाली कर्नाटक के किसानों ये दावा कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड उनकी जमीन पर दावा कर रहा है। जेपीसी की तश्कील इस साल पार्लियामेंट में पेश किए गए वक्फ तरमीमी बिल का जायजा लेने के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि किसान यहां तकरीबन 70 साल से रह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वक्फ बोर्ड उनकी जमीन पर मिल्कियत का दावा कर रहा है। जेपीसी के सदर ने कहा कि वो किसानों से मुलाकात के लिए हुबली का दौरा कर रहे हैं ताकि सूरत हाल के बारे में मालूमात हासिल की जा सके और हकाइक पर मबनी रिपोर्ट पेश की जा सके। You have seen, the farmers of the North Karnataka, they are even at the airport, and they have handed over one memorandum, the piece of the land which was belonging to us. Now, Waqf board is claiming that it is ours. So just I have inquired whether you have your deed, whether you have your ownership of that piece of land. They are saying, we are there from last more than 50 years, 70 years, but even then Waqf board is claiming. So they have given some papers. So I will look into it. महाराष्ट्र बीजेपी ने सोशल मीडिया पर आइन की कॉपी का वीडियो जारी करके कांग्रेस पर शदीद तनकीद की है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर इल्जाम लगाया है कि उनका लाल आइन दिखाना सुर्ख किताब को बढ़ाने का सिर्फ एक बहाना है। इस वीडियो को शेयर करने के बाद बीजेपी आईटी सेल के सरबराह अमित मालविया ने ट्विटर पर लिखा कि महाराष्ट्र ही नहीं पूरा मुल्क जानता है कि कांग्रेस झूठ बोलती है, लेकिन क्या झूठ बोलना है ये महाराष्ट्र कांग्रेस के लीडर आपस में तय कर लें। आइन के हवाले से जाली नारे बेनकाब होने के बाद तमाम रहनुमा मुख्तलिफ झूठ बोलकर सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के लीडरों को हमारा मुफ्त मशवरा है कि उनके लीडर राहुल गांधी झूठ के माहिर हैं। एक बार उनसे भी पूछ लें कि उन्हें क्या झूठ बोलना है। कांग्रेस के बाकी उम्मीदवार जयश्री पाटिल महाराष्ट्र की सांगली सीट के ताल्लुक से खबरों में हैं। जयश्री आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रही हैं। हमारे नामानिगार धीरज कुमार ने खवातीन की हिफाजत के मामले पर इलेक्शन लड़ने वाली जयश्री पाटिल से बात की है। सांगली विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला त्रिकोणीय है। बीजेपी कांग्रेस के अलावा यहां निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं। इस वक्त हमारे साथ सांगली से निर्दलीय प्रत्याशी जयश्री पाटिल जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जो आप निर्दलीय मैदान में आई हैं, जनता के लिए क्या वायदे, क्या मुद्दे आपके पास हैं? नहीं, मैं निर्दलीय हूँ, लेकिन जनता के लिए मैं एक महिला हूँ और वो पश्चिम महाराष्ट्र में एक भी महिला को उम्मीदवारी नहीं दी, इसलिए मैंने कांग्रेस पक्ष से मांग की थी, लेकिन मुझे नहीं मिला। मेरे घर के 40 साल से हम सब कांग्रेस की विचारधारा के साथ है, लेकिन इस बार भी हमको नहीं दिया टिकट। पिछली बार भी मेरे पति का देहांत होने के बाद मेरा ही क्लेम था, लेकिन उस वक्त पार्टी ने हमको बोला कि उसका साथ दे दो, तो हमने उसका साथ दिया, उसको विजय के समीप लाया। लेकिन और इस बार वो बोला था एक बार मुझे खड़ा रहने दो, आगे तुम खड़ी रहो, तो इस बार भी उसको ही टिकट मिला है, तो मैं निर्दलीय खड़ी हूँ। तो जनता के बीच आप जा रहे हैं, तो क्या ऐसी चीजें जो बताना चाहेंगे कि जनता जिसको कि आगे आपको करना है, या क्या समस्या आपको दिख रही है कि इस इलाके में समस्या क्या है? नहीं, इस इलाके में बहुत सी समस्या है। साफ सुथरा पीने का पानी और महिलाओं के लिए घर बैठे काम चाहिए, और इधर इंडस्ट्री भी नहीं है, तो एयरपोर्ट ड्राईपोर्ट इधर चाहिए। इसके वास्ते इंडस्ट्री भी बढ़ जाएगी और महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुझे काम करना है। ये थे हमारे साथ सांगली से निर्दलीय प्रत्याशी जयश्री पाटिल, और जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बीते 40 वर्षों से उनका परिवार राजनीति में है, इसलिए इस बार वो चुनावी मैदान में उतर रही हैं। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, सांगली।
भारतीय रेलवे ने छठ पूजा से वापसी के रश को मुनज्जम करने के 8 से 11 नवंबर तक रोजाना 160 से ज्यादा खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। और इसके साथ ही भारतीय रेलवे ने इस साल त्यौहार के मौसम में यकम अक्टूबर से 5 नवंबर 2024 तक यानी कि पिछले 36 दिनों में 4,521 खुसूसी ट्रेनों में 65 लाख मुसाफिरों को ले जाने की एक काबिले जिक्र कामयाबी दर्ज की है। बता दें कि 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2024 तक त्यौहार के दौरान बढ़ती हुई सफरी मांग को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे ने कुल 7,724 खुसूसी ट्रेनों का ऐलान किया, जो कि गुज़िश्ता साल की 4,429 खुसूसी ट्रेनों के मुकाबले में 73% ज्यादा है। इस सिलसिले में भारतीय रेलवे ने छठ पूजा के लिए पिछले 4 दिनों में हर रोज औसतन 175 खुसूसी ट्रेनें चलाई हैं। अब भारतीय रेलवे छठ पूजा त्यौहार के इख्तिताम के साथ 8 नवंबर 2024 से वापसी की तैयारी कर रहा है और वापस आने वाले मुसाफिरों के लिए खुसूसी ट्रेनों का ऐलान किया गया है, जिसमें समस्तीपुर, दानापुर डिवीजन और दीगर डिवीजनों के लिए मकामी तलब को पूरा करने के लिए इजाफी ट्रेनों का मंसूबा बनाया गया है। छठ पूजा के बाद वापसी का रश 8 नवंबर 2024 को तुलू आफ्ताब के बाद शुरू होना है, जिसके लिए 164 खुसूसी ट्रेनें चलाई गई हैं और इसके बाद 9 नवंबर को 160 खुसूसी ट्रेनें, 10 नवंबर को 161 और 11 नवंबर को 155 खुसूसी ट्रेनें चलाने का मंसूबा बनाया गया है। और इसके साथ ही भारतीय रेलवे ने त्यौहार के मौसम की मांग को पूरा करने के लिए 4 नवंबर 2024 को एक ही दिन में 3 करोड़ से ज्यादा मुसाफिरों को पहुंचाकर एक तारीखी कामयाबी हासिल की है। इस दिन भारतीय रेलवे ने 120.72 लाख गैर मज़ाफ़ाती मुसाफिरों की रिकॉर्ड तादाद को सफ़र कराया और इसमें 19.43 लाख रिजर्व मुसाफिर और 101.29 लाख गैर रिजर्व गैर मज़ाफ़ाती मुसाफिर शामिल थे। और इसी तरह से मज़ाफ़ाती ट्रैफिक रिकॉर्ड 1 करोड़ 80 लाख मुसाफिरों तक पहुंच गया, जिससे ये साल का सबसे ज़्यादा एक रोज़ा मुसाफिर डेटा बन गया है। छठ त्यौहार का आज तीसरा दिन है और इस त्यौहार में नहाए खाए और खरना के बाद शाम को डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन पहले भगवान सूर्य और छठी मैया बाकायदा पूजा की जाती है और आज अकीदतमंद पूरा दिन निर्जल व्रत रखते हैं। पानी में खड़े होकर सूरज को पानी नजर करने की खास अहमियत है और इस दौरान बांस के सूप में प्रसाद, फल वगैरह रखकर अर्घ्य पेश किया जाता है। ये ख्याल किया जाता है कि सूरज को अर्घ्य पेश करने से ज़हनी सुकून, तरक्की और खुशहाली मिलती है। ख़वातीन ये व्रत अपने बच्चों की खुशगवार ज़िंदगी और अपने ख़ानदान की खुशी और खुशहाली के लिए रखती हैं। छठ का त्यौहार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन नहाए खाए से शुरू होता है। पंचमी को खरना और षष्ठी के दिन गुरूब होते हुए सूरज को अर्घ्य और सप्तमी के दिन चढ़ते हुए सूरज को अर्घ्य पेश करने से खत्म हो जाता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने छठ त्यौहार के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि इस अजीम त्यौहार पर हम भगवान सूरज की पूजा करते हैं और फितरत से इज़हार तशक्कुर करते हैं। कुदरत के अलोही फितरत की ये इबादत हमें माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की तरग़ीब भी देती है। मेरी दुआ है कि ये पूजा हमारी कौम के लिए खुशी, अमन और खुशहाली लाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने छठ के त्यौहार पर हमवतनों को मुबारकबाद देते हुए लिखा कि छठ की शाम अर्घ्य के पवित्र मौके पर आप सबको मेरी नेक ख्वाहिशात। दुआ है कि सादगी, तहम्मुल, अज़्म और लगन की अलामत ये अजीम त्यौहार हर एक की ज़िंदगी में खुशियाँ, खुशहाली और खुशबख्ती लाए। जय छठी मैया। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।